आपको वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, तो मैं यहाँ दोबारा बना दे रहा हूँ, वहाँ भी देख सकते हैं आप और इसमें भी देख सकते हैं। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं? बेस को इनपुट और आउटपुट में दोनों साइड में होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया कॉमन बेस का। अब इनपुट साइड में हमने बनाया, इनपुट साइड में क्या है, ये एमीटर। तो हम पहले यहाँ पीएनपी ट्रांजिस्टर लेकर के चल रहे हैं, और ये है एमीटर टर्मिनल, यहाँ पर है कलेक्टर टर्मिनल, ठीक है। एमीटर के साथ हमने RE एक रेजिस्टेंस, एमीटर रेजिस्टेंस लगा दिया है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये वेरिएबल पावर सप्लाई VEE दे दिया है, एमीटर DC पावर सप्लाई, VEE कैपिटल में लिखा हुआ, इसीलिए DC सप्लाई है ये, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। यहाँ पर एक RC रेजिस्टेंस आउटपुट में जोड़ दिया है, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे पावर सप्लाई बनानी है, ये आपको रिवर्स बायस करना होता है, तो आप इस हिसाब से लगाएंगे इसमें PCC और वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आपने ये कॉन्फ़िगरेशन बना दी। कैसे कॉन्फ़िगरेशन है? कॉमन बेस, कॉमन बेस, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब हमें इसका क्या खींचना है? इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। हमें इसका इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स खींचना है, तो पहले हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? इनपुट अभिलक्षण। इनपुट अभिलक्षण किस किस के बीच में खींचा जा सकता है? अगर आपको मालूम है तो बता दीजिए। इनपुट अभिलक्षण किस किस के बीच में खींचा जाता है? इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में, ठीक है। इनपुट अभिलक्षण किस किस के बीच में खींचा जाता है? इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में। तो इनपुट वोल्टेज क्या है यहाँ पर? एमीटर, और यहाँ पर इनपुट वोल्टेज है VEB, ठीक है। और इनपुट धारा जो है वो है IE, ठीक है। आउटपुट धारा क्या होगी? IC, और आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? ये वाला वोल्टेज VCB, ये बेस टर्मिनल है, VCB, ठीक है। चलिए, अब क्या किया हमने यहाँ पर? हमें इसके बीच में ग्राफ खींचना है। तो मैंने कल आपको बताया था, और डायोड का ग्राफ आपको बोला था कि एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। तो उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। यहाँ से आप देखेंगे कि एमीटर बेस जंक्शन हमने क्या कर रखा है? फॉरवर्ड बायस कर रखा है, क्योंकि ये PNP ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ P से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर N है और यहाँ पर P है। तो यहाँ पर P से पॉजिटिव जुड़ा है, यहाँ N से नेगेटिव जुड़ा हुआ है, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस हो गया। और यहाँ पर ये रिवर्स बायस, ये P से P नेगेटिव जुड़ा हुआ है, यहाँ पर P N से पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। तो आपका ये वाला जंक्शन जो है, जंक्शन JE रिवर्स बायस हो गया, और जंक्शन JE फॉरवर्ड बायस हो गया, ठीक है। चलिए, अब इनपुट अभिलक्षण की बात करते हैं। इनपुट अभिलक्षण, इनपुट वोल्टेज यानी कि VEB और इनपुट करंट IE के मध्य खींचा जाएगा, जबकि आउटपुट वोल्टेज स्थिर रखेंगे। आउटपुट वोल्टेज क्या रखेंगे? स्थिर रखेंगे, ठीक है। तो हम जो खींचेंगे इनपुट अभिलक्षण, वो VEB वर्सेस IE खींचेंगे। कंडीशन क्या होगी? VCB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। VCB का जो हम इनको चेंज कर रहे होंगे, उस टाइम पे VCB को स्थिर रखेंगे, ठीक है। इस वोल्टेज को चेंज नहीं होने देंगे, VCB वोल्टेज को स्थिर रखेंगे। कलेक्टर टू बेस वोल्टेज स्थिर रहेगा, तभी आप एमीटर करंट और एमीटर बेस वोल्टेज के बीच में इनपुट अभिलक्षण खींच सकते हैं, ठीक है। अब पहले क्या करना है? VCB, अच्छा VCB स्थिर रखेंगे तो VCB के कई सारे मान हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने 0 पर स्थिर किया, पहली कंडीशन क्या करी? VCB 0 पर स्थिर कर दिया, ठीक है। अब क्या किया? अब हमने VEB को बढ़ाया, इसके साथ देखा कि IE का क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि IE जो है वो लगातार धीमे धीमे बढ़ रहा है, लेकिन जब तक
कट ऑफ कट इन पॉइंट नहीं आया तो तब तक उसमें आउटपुट वोल्टेज नहीं बढ़ता है। क्या पता चलता है, जैसे हमारा डायोड का ग्राफ मिलता है कुछ ऐसा ग्राफ इसमें मिलता है। तो यहाँ पर आपको मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ। ये VEB है, ठीक है, और ये IE है। यहाँ पर करंट है IE, ठीक, और ये है VEB वोल्टेज में नापेंगे और IE मिली एम्पियर रेंज में होती है। अगर आप इसमें यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज को शो कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से मिली एम्पियर, और यहाँ पर 0.2 0.4 0.6 0.8, ठीक है। तो VEB एमीटर बेस वोल्टेज। तो हम अगर ये मान लेते हैं कि सिलिकॉन हमने बेस मटेरियल लिया हुआ है ग्रुप 4 का, तो हम इस तरीके से हमें ग्राफ मिलता है, ठीक है। ये VCB इज इक्वल टू, थोड़ा सा ग्राफ जो है कई सारी वैल्यूज के लिए हमने लिया तो मैंने ये कैसे बनाया। तो अगर VCB का ग्राफ देखेंगे तो VCB कांस्टेंट के लिए 0 पर ये वाला ग्राफ मिलेगा, ये वाला ग्राफ, ठीक है, ठीक। और यानी कि इसका जो है पहला पॉइंट हमने क्या नोटिस किया कि CB मोड के इनपुट करेक्टरिस्टिक्स कैसा है, इनपुट अभिलक्षण कैसा है, इनपुट अभिलक्षण डायोड के समान है। क्या नोटिस किया हमने, डायोड के समान है। ये शुरू में हमें 0.6 वोल्ट से पहले कोई करंट नहीं मिली, लेकिन 0.6 करंट कट इन वोल्टेज के बाद हमें करंट मिलने शुरू हो गई, ठीक है। ये बात आप जान गए, ठीक है, क्योंकि क्या है कि एमीटर बेस्ड जंक्शन इसमें फॉरवर्ड बायस है। तो एमीटर बेस्ड जंक्शन जो आपका, अगर यहाँ पर चित्र में आपको बनाऊं थोड़ा सा छोटा सा, तो ये P और ये N और ये P, आपने इसको क्या किया हुआ, फॉरवर्ड बायस किया हुआ है जंक्शन को। तो ये हमें फॉरवर्ड बायस का अभिलक्षण यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो इनपुट अभिलक्षण हमें कैसा मिलेगा, फॉरवर्ड बायस डायोड की तरह मिलेगा, ठीक है। इसलिए कॉमन बेस के इनपुट अभिलक्षण अग्र बायस डायोड की भांति होते हैं। अब क्या करें, दूसरी कंडीशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपके जो लोग आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, बीटेक वगैरह करना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा ध्यान से देखें, क्योंकि उन्हें बार बार जब पड़ेगी इस चीज की, कि यदि VCB को बढ़ाया जाए, अगर हम कलेक्टर टू बेस वोल्टेज बढ़ाते हैं, कौन सा वोल्टेज, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज, कलेक्टर से बेस के बीच का वोल्टेज अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा। कलेक्टर टू बेस वोल्टेज अगर हम बढ़ाएंगे तो इसको बढ़ाने का मतलब क्या है कि JC जंक्शन JC का रिवर्स बायस क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, रिवर्स बायस बढ़ जाएगा। तो अब मान लीजिए आपने यहाँ पर बढ़ाया और आपने VCB लगा दिया कलेक्टर टू बेस, ये हमने मॉड लिखा है यहाँ पर, मॉड का मतलब कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, आपने 10 वोल्ट कर दिया, ठीक है, रिवर्स बायस बढ़ा करके 10 वोल्ट कर दिया, तो क्या होगा, ये हमारा करंट थोड़ा सा पहले ही मिल जा रही है। अगर मान लो सेम वैल्यू की बात करें, कोई पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर बात करें, तो हम जब 0 पर थे तो यहाँ ये इतनी वैल्यू करंट मिल रही थी, ठीक ठीक, और अब इसी वोल्टेज पर करंट हमें ज्यादा मिल रही है ना, सेम ये वाले वोल्टेज, सेम वोल्टेज पर जब हमने VCB 0 रखा था तो ये 2 के अराउंड वोल्ट करंट मिल रही थी। अब लेकिन यहीं पर इतने वोल्टेज तक जब हम पहुंचे, VCB 10 वोल्ट कर दिया, कलेक्टर टू बेस 10 वोल्ट रिवर्स बायस बढ़ा दिया हमने, तो ये जो धारा हमें यहाँ पर इतने मिलने लग गई। तो ये स्थिति क्या होती है, ये इस स्थिति को बोलते हैं। ये क्यों होता है, ये बेसिकली अर्ली इफेक्ट के कारण होता है। तो आज के टेस्ट में भी आपने ये शब्द देखा होगा, शायद मुझे लगता है कि अर्ली इफेक्ट आपको यहाँ टेस्ट में दिखाई दिया होगा ये शब्द, अगर आपने ध्यान से देखा है। अगर आपने देखा हुआ टेस्ट दिया है आपने, तो कमेंट करके मुझे बताइए कि अर्ली इफेक्ट आपने देखा है या नहीं देखा है, जरूर जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो इस प्रक्रिया को अर्ली इफेक्ट द्वारा समझाया जा सकता है। जैसे जैसे कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस बढ़ाया जाएगा तो एमीटर धारा में और अधिक तेजी से वृद्धि होती है। जैसे जैसे हम कलेक्टर टू बेस वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एमीटर करंट में तेजी से वृद्धि होगी, इंक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि कलेक्टर की ओर आकर्षित होने वाले मेजॉरिटी वाहकों की संख्या बढ़ जाती है। तो ये चीज क्यों होती है, क्योंकि इस चीज को नोट कर लेना, क्योंकि आपको बार बार काम आएगा।
क्योंकि कलेक्टर की ओर आकर्षित होने वाले मेजॉरिटी कैरियर अगर पीएनपी ले रखा है तो होल्स, अगर एनपीएन ले रखा है तो इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी कैरियर की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब संख्या बढ़ जाएगी, आपने रिवर्स बढ़ाया, संख्या बढ़ जाएगी तो हमारी एमीटर करंट भी बढ़ जाएगी। तो एमीटर करंट कम, ये एमीटर टू बेस वोल्टेज आपने बहुत कम बढ़ाया, तब भी आपको यहाँ पर धारा ज्यादा मिलने लग गई इसी कंपैरिजन में। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर आप और आगे जाएं तो वीसीबी मान लो आप अप्रोक्सीमेटली 20 वोल्ट की अगर बात करें तो आपको धारा देखिए इतनी सारी मिल रही है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ धारा मिल रही है और ज्यादा मिल रही है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है ये वाला ग्राफ कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज स्थिर रख करके एक रीडिंग ली, आपने एक रीडिंग नहीं आया है, स्थिर बायस वोल्टेज आपने 10 वोल्ट कर दिया, रिवर्स बायस 10 वोल्ट कर दिया जंक्शन जेसी का। तो जंक्शन जेसी जब आपने 10 वोल्ट कर दिया रिवर्स बायस, तो आपको जो ग्राफ मिला ये वाला मिला, ये ग्राफ ऊपर को शिफ्ट हो गया। उसके पीछे कारण क्या है कि आप अर्ली इफेक्ट के कारण जैसे जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो जंक्शन जेसी का रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो ये ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी कैरियर को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। मेजॉरिटी कैरियर जो मीटर से आ रहा है उनको आकर्षित करता है, तो इसलिए वो धारा हमें जल्दी मिल जाती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आप समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे काम करता है। अतः मीटर जंक्शन अगर बायस होता है जबकि कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होता है, क्योंकि बेस की डोपिंग कम होती है, अतः कलेक्टर बेस जंक्शन डिप्लीशन क्षेत्र कलेक्टर की अपेक्षा बेस क्षेत्र में अधिक चौड़ा होता है। जब कलेक्टर जंक्शन पर रिवर्स बायस अधिक होता है तो बेस की डिप्लीशन पर की चौड़ाई और अधिक हो जाती है, जिससे बेस की चौड़ाई कम हो जाती है। तो ये सब चीजें आप जान गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको अगर इसको समझाऊं तो यहाँ पर एक चित्र बना करके ये अर्ली इफेक्ट दोबारा मैं यहाँ पर बता सकता हूँ आपको। अर्ली इफेक्ट आपको बहुत बहुत बार पूछा जाएगा, इसलिए इसको याद रखिएगा कि अर्ली इफेक्ट क्या होता है। इसका अर्ली इफेक्ट मैंने अलग से भी वीडियो बना रखा है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ कि होता क्या है कि जब आप इस रिवर्स बायस को बढ़ाते हैं, यहाँ पर ये आपने मान लिया पी ए एन और ये पी, यहाँ पर आपने पॉजिटिव से जोड़ा, पॉजिटिव बैटरी हैवी लगानी पड़ती है यहाँ पर। ठीक है, ताकि वो कंपेरेटिवली ज़्यादा बने। ठीक, अब देखते हैं आप जब इस जंक्शन को, जंक्शन ये कौन सा है जे सी, और ये वाला जंक्शन कौन सा है जे ई, है ना। तो कलेक्टर बेस जंक्शन को आपने रिवर्स बायस किया, रिवर्स बायस किया तो क्या हुआ, रिवर्स बायस करने पर बेस की चौड़ाई कैसी होती है, बेस की चौड़ाई बढ़ती घटती है। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए, अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये बेस की चौड़ाई आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, बेस की चौड़ाई बढ़ जाती है। ठीक है, जंक्शन जेसी का जैसे आपने रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाया, ये वाला वोल्टेज अगर आपने इंक्रीज किया तो क्या होगा, जब इस डिप्लीशन परत की चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो बेस की इफेक्टिव चौड़ाई, बेस की प्रभावी चौड़ाई क्या होगी, मान लीजिए आपकी बेस की ओरिजिनल चौड़ाई ये है, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा इफेक्टिव चौड़ाई है डब्ल्यू इफेक्टिव, तो क्या है ये। ठीक, तो ये तो जंक्शन आपने फॉरवर्ड बायस कर रखा है। ठीक है, यहाँ तो परत चौड़ाई कम होगी डिप्लीशन परत की, लेकिन ये रिवर्स बायस की चौड़ाई बढ़ेगी। तो जैसे जैसे आप इस रिवर्स वोल्टेज को वीसीसी, इस वीसीसी को आप बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा, उससे ये डब्ल्यू इफेक्टिव आपका घटता चला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डब्ल्यू इफेक्टिव घटता चला जाएगा। जैसे जैसे आप वीसीई बढ़ाएंगे तो डब्ल्यू इफेक्टिव घटता चला जाएगा। इसी प्रभाव का इसको हम बोलते हैं अर्ली इफेक्ट, या दूसरा इसका नाम होता है बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। ये शब्द हो सकता है कि आपने सुना हो अभी आज के टेस्ट में, ये बेस विड्थ मॉड्यूलेशन भी आपका शब्द आया हो, शायद आपने अगर टेस्ट दिया हो तो आपको मालूम होगा कि बेस विड्थ मॉड्यूलेशन इसको कहते हैं। ठीक है, तो कलेक्टर वोल्टेज द्वारा, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज द्वारा, यहाँ पर क्या है, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज द्वारा
बेस की चौड़ाई का कम होना बेस विथ मॉड्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा था बेस विथ मॉड्यूलेशन क्या होता है। अब जब आप मान लो बढ़ाते चले जा रहे हो, रिवर्स बायस बढ़ाते चले जा रहे हो, बढ़ाते चले जा रहे हो, आपने बहुत सारे रिवर्स बायस कर दिया, तो एक कंडीशन आएगी कि ये वाली और ये वाली लेयर आपस में मिल जाएंगी, है ना। ठीक, यानी कि बेस लगभग लगभग खत्म हो गया एक तरीके से। यहाँ कहीं आकर के ये वाली चौड़ाई होती चलेगी, इधर आई, ये वाली तो खैर जो है सो है ही है। तो ये अब इसने पूरा यहाँ पर आते आते कंडीशन है कि यहाँ तक पहुंच गया और ये इसने खत्म कर दिया। तो इस कंडीशन पर इतने जिस वोल्टेज पर ये होता है, ये कंडीशन कहलाती है पंच थ्रू। इसका नाम क्या होता है? पंच थ्रू। तो हो सकता है कि आज के टेस्ट में आपने ये वाला शब्द भी सुना हो, पंच थ्रू क्या होता है ना। तो पंच थ्रू की कंडीशन यहाँ पर आ जाती है अगर आप यहाँ पर इस प्रकार से ज्यादा रिवर्स बायस कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको एक पार्ट समझ में आएगा, तो इनपुट अभिलक्षण आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आउटपुट अभिलक्षण की। ठीक है, अभी बात करते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं आउटपुट अभिलक्षण की। आउटपुट अभिलक्षण किस किस के बीच में खींचा जाता है, बता सकते हैं आप चैट बॉक्स में लिख करके। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप यहाँ पर चित्र देखें तो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में एक ग्राफ ये खींचा जाता है। ठीक है, आउटपुट करंट ये रही और आउटपुट वोल्टेज ये रहा, जबकि इनपुट करंट स्थिर हो। तो कंडीशन क्या है? इनपुट करंट स्थिर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच में खींचा जाएगा? आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज कलेक्टर टू बेस वोल्टेज और वर्सेस आउटपुट करंट आईसी, जबकि कंडीशन क्या है? आईई जो है वो स्थिर हो। आईई के स्थिर मानों के लिए कलेक्टर टू एमीटर, कलेक्टर टू बेस और कलेक्टर करंट के बीच में एक ग्राफ खींचा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज आपको मालूम हुई होगी। अब अगर आप देखें इसका आउटपुट अभिलक्षण तो कैसा आता है, ये आप जान चुके हैं। एक मिनट, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर कॉमन बेस मोड में हम कौन से मोड की बात करें? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। तो कॉमन बेस मोड में आउटपुट अभिलक्षण खींचने के लिए सर्किट वही आपका चलेगा जो हमने अभी बनाया था। कौन सा सर्किट हमने बनाया था? ये वाला सर्किट, है ना, ये सर्किट डायग्राम है। तो जब आप इनपुट अभिलक्षण खींचे तब भी ये सर्किट डायग्राम बनाएंगे, जब आप आउटपुट अभिलक्षण खींचे तो भी ये सर्किट डायग्राम बनाएंगे, दोनों के लिए ही बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आपको ये ग्राफ इस तरीके से खींचना है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये कैसा ग्राफ आता है वो चीज हम समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुत बार आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से आप जान लीजिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आउटपुट करंट, आउटपुट करंट मतलब कलेक्टर करंट। ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज मतलब कलेक्टर टू बेस वोल्टेज। ठीक है, अगर आप इसको खींचें तो यहाँ पर अब आप देखेंगे इस प्रकार से आपको स्थिर करंट मिलती है, एक लिमिट के बाद स्थिर करंट मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से स्थिर करंट मिलती है। ठीक है, ये क्या है? आई के विभिन्न मानों के लिए है। थोड़ा सा आई इज इक्वल टू 0,
फिर ये 1 मिली एम्पियर, या आई इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर, ये मान लीजिए 3 मिली एम्पियर के लिए है। तो ये चीज, ये ग्राफ आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है। हम्म, ये आउटपुट अभिलक्षण है। तो इसमें अब क्या क्या खास बातें, वो चीज हम देखते हैं। पहली चीज, यदि कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस हो तो एमीटर धारा के फिक्स मान के लिए हम क्या कह सकते हैं, यदि कलेक्टर जंक्शन, अभी ये वाला जंक्शन रिवर्स बायस ही तो कर रखा है हमने, एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन ये वाला जंक्शन रिवर्स बायस कर रखा है। देखिए रिवर्स बायस कर रखा है, यहाँ एन को पॉजिटिव से और पी को नेगेटिव से जोड़ रखा है। ठीक है, तो रिवर्स बायस कर रखा है। रिवर्स बायस करने पर एमीटर धारा के नियत मान के लिए, आई का फिक्स्ड वैल्यू के लिए हमें ये ग्राफ मिलता है। तो ये आईसी का मान लगभग कांस्टेंट रहता है। पहली पॉइंट हमने क्या देखा, आईसी ऑलमोस्ट कांस्टेंट, लगभग स्थिर रहती है। जो मान आ गया, यहाँ पर मान लीजिए आप इसको कह सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो एक फिक्स्ड वैल्यू 1 के अप्रोक्सीमेटली 1 लगभग मिला जा रहा है लगातार। यहाँ पर 2 लगभग मिल रहा है, ठीक, यहाँ पर 3 लगभग मिल रहा है। तो लगभग एक स्थिर वैल्यू मेंटेन रहती है। इसलिए आउटपुट अभिलक्षण, इसका मान, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि ये कलेक्टर टू बेस वोल्टेज पर निर्भर नहीं करता है, पर निर्भर नहीं करता। अभी आपने पीछे देखा भी था कि रिवर्स बायस जब हमने बीजेटी को किया था, बीजेटी को कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस किया था, तो वहां पर आपने देखा था कि आईसी जो है हमारी स्थिर रहती थी। वो आईसी इज इक्वल टू आईपीसी प्लस आईसीबीओ की बात की थी हमने, या आईसीईओ कह लीजिए। तो उसमें क्या था कि जो आईसी का मुख्य भाग है, वो वाला भाग है जो एमीटर से होकर के आया है। आईसी का मुख्य भाग कौन सा होता है, जो एमीटर से होकर के आता है, इसलिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। ठीक है, सीबी पर निर्भर नहीं करती है। इसलिए आउटपुट प्रोडक्शन, इसलिए ये आपको पैरेलल मिलेंगे। कैसे, एक तरीके से बिल्कुल पैरेलल बनाने हैं आपको, एक दूसरे से समांतर। मेरे में थोड़ा बहुत अगर आपको चित्र सीधा न लग रहा तो आप इसको लगभग पैरेलल बनाइएगा। ठीक है, ये, और मैंने आपको बता दें क्यों होता है ऐसा। अब अगर आप कलेक्टर टू बेस जीरो करेंगे, एक चीज और क्या नोट करने की, दूसरा पॉइंट, कि यदि वीसीबी जीरो रहेगा तो भी धारा हमें, धारा आईसी हमें मिलती है। वीसीबी देखो, यहाँ पर वीसीबी जीरो है, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज जीरो है, ये मान लीजिए 5 10 15 ये 20, तो यहाँ पर वीसीबी जीरो है और फिर भी यहाँ पर धारा मिल रही है। जैसे मतलब इसमें जीरो, वीसीबी जीरो होने पर भी धारा मिल रही है। उसके पीछे कारण क्या है कि एमीटर से आए हुए जो कैरियर से मेजोरिटी कैरियर है, उनके कारण ही मुख्य धारा है। और वीसीबी रिवर्स बायस करने पर कौन सी धारा होती है, वो रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है, माइनॉरिटी कैरियर के कारण होती है। तो वीसीबी अगर आप, थोड़ा सा बढ़ाएंगे भी, इलेक्ट्रिक बेस थोड़ा सा बढ़ाएंगे भी रिवर्स बायस में, है ना, तो क्या होगा, बढ़ाएंगे भी तो क्या होगा, वो एक अर्ली इफेक्ट आएगा इसमें, अभी आपने देखा ही था। ठीक है, और वो क्या है, माइनॉरिटी कैरियर के कारण धारा उत्पन्न करेगा। ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर जो है वो धारा उत्पन्न करेंगे। ठीक है, और उसका मान कितना होगा, जो कि बहुत कम मान का होता है। ठीक है, बहुत कम मान का होता है। इसलिए आईसी के ग्राफ में बहुत परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, वो स्थिर ही रहता है, लगभग ये स्थिर मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। ठीक है, बहुत केवल ओनली स्लाइट इंक्रीज, हल्का सा करंट थोड़ी थोड़ी सी आपकी बढ़ के मिल जाएगी,
तो इतना ही अंतर आएगा, इतना थोड़ा थोड़ा सा बढ़ करके मिल गया। ठीक है, यहाँ पर ये बढ़ करके मिल गया। ठीक है, ये आपको बढ़ करके मिल जाता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन ये जो बढ़ोतरी है ये भी आपकी, क्योंकि माइक्रो एम्पियर रेंज की होती है और ये मिली एम्पियर रेंज की है, धारा आईसी जो है मिली एम्पियर रेंज की है, और ये जो बढ़ोतरी हुई है माइक्रो एम्पियर रेंज की, तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस उसका है नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है ये पता चल गया आपको। अब एक चीज और नोट करने की है कि आईसी का मान आईई से कम रहता है। कम क्यों रहता है आप समझ सकते हैं, क्योंकि आईई से ही आईसी बनी है। आईई में क्या क्या कंपोनेंट है, होल्स जो होल्स मेजोरिटी के जो आई कलेक्टर एमिटर से निकले हैं, और माइनॉरिटी कैरियर जो बेस से, मेजोरिटी कैरियर जो बेस से एमिटर में आए हैं। ठीक है, तो वो आईई बना रहे हैं, और आईई के मेजोरिटी कैरियर ही बेस को पार करके आईसी बनाने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आईई का ही कुछ पार्ट ये है, तो आईसी हमेशा कम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि बेस में कैरियर लॉस होना ही होना है, बेस में कैरियर लॉस होना ही होना है। अच्छा, अब आईसी को शून्य करने के लिए, अगर हम आईसी 0 करना चाहें तो क्या करेंगे? आईसी को शून्य करने के लिए हमें कलेक्टर जंक्शन पर, कौन से जंक्शन पर? कलेक्टर जंक्शन पर। मैं यहाँ पर चित्र बनाया दे रहा हूँ एक बार फिर से। आईसी को हम क्या कह रहे हैं, आईसी को हम 0 कैसे लाए? यहाँ पर आईसी तो 0 पर, 0 वोल्ट पर भी 0 वो मिल रही है ना वैल्यू। तो अगर हम इसको हमें अगर 0 करना है तो क्या करेंगे? यहाँ पर थोड़ा सा फॉरवर्ड बायस लगाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा फॉरवर्ड बायस लगाएंगे। इधर तो है ही ये फॉरवर्ड बायस, इधर तो है ही है, एमीटर जंक्शन तो फॉरवर्ड बायस है ही है। ठीक है, जेई तो फॉरवर्ड बायस पहले से ही था, जेसी रिवर्स बायस था, तो हम जेसी को भी अब फॉरवर्ड बायस करेंगे। ठीक है, जेसी को भी हम थोड़ा सा फॉरवर्ड बायस करेंगे। फॉरवर्ड बायस करने का मतलब क्या है? उसमें यहाँ पर ये हमने पोलैरिटी जो है चेंज कर दी, देख रहे हैं आप, पोलैरिटी चेंज करी थोड़ी सी। तो होगा क्या, इससे क्या होगा, जिससे पोटेंशियल बैरियर न्यूट्रलाइज हो जाता है और कलेक्टर धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है। ठीक है, तो पोटेंशियल बैरियर आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा और कलेक्टर धारा बननी बंद हो जाएगी। तो पीछे के अगर इसमें साइड में आप देखें तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ये आते हैं वापस, अगर थोड़ा सा नेगेटिव वोल्टेज लगा देंगे तब जा करके आईसी आपकी 0 की कंडीशन में पहुंचती है। ठीक है, सॉरी, तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पर इस प्रकार से रिवर्स बायस थोड़ा सा करने पर, जंक्शन जेसी को आपने रिवर्स बायस किया तो जा करके ये धारा आपकी शून्य पर आई। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवर्स बायस आप थोड़ा सा रिवर्स बायस को पॉजिटिव कर दीजिए, यानी कि फॉरवर्ड बायस कर दीजिए, तो ये हमारा कलेक्टर का मान तेजी से घट जाता है। तो हमने क्या पॉइंट नोट किया कि अगर वीसीबी को थोड़ा धनात्मक कर दें तो क्या होगा, तो आईसी का मान क्या होगा? घटेगा, तेजी से, तेजी से घटेगा, तेजी से घटेगा। इससे क्या होगा, फिर कुछ एक कंडीशन आई कि आईसी 10:0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वीसीबी अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस की तरफ इंक्रीज कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस की तरफ इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, आईसी जो है आपकी घटती है, आईसी घटती है और टेंडिंग टू 0 होती है। आईसी 0 की तरफ बढ़ने की, घटते घटते 0 की तरफ बढ़ेगी बहुत तेजी से, बहुत फास्ट इंक्रीज होगा, इसमें फास्ट डिक्रीज होगा करंट में। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज आप समझ गए। अब इसमें आपको 3 क्षेत्र हैं जो समझने हैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? मैंने आपको बताया था कि इस क्षेत्र में, यहाँ पर क्या किया आपने, दोनों क्षेत्र को फॉरवर्ड बायस किया है ना, इस क्षेत्र में आपने दोनों क्षेत्र को फॉरवर्ड बायस किया। तो अगर आप याद करें, मैंने पहले बताया था कि जब दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस होते हैं तो उस वो कहलाता है सैचुरेशन क्षेत्र, सैचुरेशन रीजन ऑफ ऑपरेशन कहते हैं। तो ये वाला क्षेत्र आपको कहलाएगा सैचुरेशन रीजन क्षेत्र। ठीक है, जहां पर एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस है, वो क्षेत्र कहलाता है एक्टिव रीजन क्षेत्र। ठीक है, ये एक्टिव रीजन है ये आपका। ठीक, और अगर आप यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पर आई का मान 0 हो जाए, ठीक है,
तो वो कट ऑफ क्षेत्र कहलाता है, कट ऑफ क्षेत्र कहलाता है। जहाँ से आई आपकी शून्य हो जाती है, यहाँ से नीचे का पूरा क्षेत्र जो क्या कहलाता है, ये कट ऑफ क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो आपके 3 क्षेत्र हो गए, कौन कौन से? एक्टिव क्षेत्र, सैचुरेशन क्षेत्र और कट ऑफ क्षेत्र। तो 3 रीजन आपने देखे, कौन कौन से? एक्टिव रीजन, आउटपुट अभिलक्षण में आपने क्या क्या देखा? आउटपुट अभिलक्षण में आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, आउटपुट अभिलक्षण में क्या क्या चीज मेंशन करी? एक्टिव क्षेत्र कौन सा है, ठीक। नंबर 2, सैचुरेशन क्षेत्र कौन सा है, सैचुरेशन क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। और नंबर 3, कट ऑफ क्षेत्र कौन सा है। तो ये चीजों के बारे में आपको बताना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने कॉमन बेस का इनपुट और आउटपुट अभिलक्षण खींचा। इसमें कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। देखिए विजिबल है आपको स्क्रीन? ये हमने आईई और वीईबी के बीच में ग्राफ खींचा था, है ना, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम यहाँ पर देखें कि इसका इनपुट प्रतिरोध कितना होगा, इनपुट प्रतिरोध कितना होगा, तो बेसिकली इनपुट हम एक टर्म यूज करते हैं, इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस। चलो मैं आपको यहाँ पर अलग से बता देता हूँ। इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस, हम किसकी बात कर रहे हैं? इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा? इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस हमें मिलेगा इनपुट अभिलक्षण में, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जो लोग बीटेक वीटेक करना चाहते हैं उनके लिए और ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो 0.6 और 0.7, 0.8, ठीक है। और इधर आप 2, 4, 6, 8, 10 कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आई के कोई से 2 मान ले लीजिए। एक मान लो वोल्टेज आपने यहाँ पर ले लिया आई का मान, ठीक है, ये आपने वैल्यू ले ली, और एक वैल्यू आपने यहाँ कहीं ले ली, ठीक, यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है इसको हमने क्या नाम दिया? इसको हमने नाम दिया डेल्टा वीईबी, एमीटर बेस के बीच का। ये क्या है? इनपुट अभिलक्षण है, तो वीईबी के बीच में ग्राफ खींचा जाता है, तो ये वाला वीईबी है, ठीक है। ये क्या है? आईई है, ठीक है, आईई है। तो ये वीईबी और इसके करस्पॉन्डिंग ये जो आपका चेंज आया है यहाँ से यहाँ तक का, ये जो चेंज है इसको हमने नाम दिया आईई, डेल्टा आईई, ठीक है। तो इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस आर आई को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वीईबी अपॉन डेल्टा आईई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला वैल्यू बहुत छोटी है, ये वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इसका मान जो है वो वेरी लेस होगा। अगर हम अप्रोक्सीमेट बात करें तो ओम्स की रेंज में होगा, 50 ओम, 100 ओम, इस तरह के ओम्स की रेंज में होगा इनपुट अभिलक्षण, ठीक है। तो वो इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस ओम्स की रेंज में होगा। तो हम ये स्लोप ज्ञात करके पता कर सकते हैं कि इनपुट प्रतिरोध कितना है, ठीक है। तो कॉमन बेस मोड में इनपुट प्रतिरोध आपका किस रेंज में होगा? 20 ओम से 100 ओम की रेंज में होगा। तो ओम्स की रेंज में होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको आगे मिले या अभी भी मिला हो आपको टेस्ट में, तो अगले टेस्ट के लिए आप इसको जरूर से जरूर याद करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आउटपुट प्रतिरोध की। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं? आउटपुट प्रतिरोध की। आउटपुट डायनामिक रेजिस्टेंस, डायनामिक का मतलब गतिज, ठीक है। आउटपुट गतिज प्रतिरोध, गतिज, आउटपुट गतिज प्रतिरोध। तो इसको भी ऐसे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज किस किस के बीच में खींचा था? कलेक्टर टू बेस के बीच में, और आउटपुट वोल्टेज कलेक्टर टू बेस और आई सीक और आउटपुट करंट के बीच में ग्राफ खींचा था। और हमने देखा था कि कुछ ग्राफ ऐसे स्थिर हमें मिल रहा था, है ना। तो अब क्या है, हमें ये स्लाइड चेंज
जो हमें देखना है, मतलब ये थोड़ा सा क्या होता है, हल्का सा ऊपर को जा रहा होता है, हल्का सा, बिल्कुल बहुत स्लाइड चेंज होता है ये। तो यहाँ से और यहाँ के बीच में अगर आप देखें तो इस तरीके से आपको दो वैल्यूज मिल सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ले लीजिए, और एक मैंने थोड़ा सा इसमें स्लोप ज़्यादा दिखा करके इसको दिखाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो ये जो चेंज है डेल्टा वी सी बी, और ये जो चेंज है डेल्टा आई सी। तो आउटपुट डायनेमिक प्रतिरोध कितना होगा, डेल्टा वी सी बी अपॉन डेल्टा आई सी। ठीक है, तो ये क्या कब है, जो आई ई स्थिर है, वही बात है कि आउटपुट, इनपुट में तो आउटपुट वोल्टेज स्थिर रखते हैं, और जब आउटपुट इक्वेशन खींचते हैं तो इनपुट करंट स्थिर रखते हैं। तो आर ओ क्या हो जाएगा, आर ओ क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है वीसीबी ज़्यादा है, आईसी कम है, तो आउटपुट प्रतिरोध थोड़ा सा अधिक मिलेगा। ठीक है, आउटपुट प्रतिरोध आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा अधिक मिलेगा। अधिक मतलब किस रेंज में, मेगा ओम्स रेंज में मिलेगा। तो आउटपुट डायनामिक प्रतिरोध कितना होगा, मेगा ओम रेंज का होगा। तो कॉमन बेस में इनपुट प्रतिरोध कम, और इनपुट डायनामिक प्रतिरोध कम, और आउटपुट डायनामिक प्रतिरोध ज्यादा होता है। एक फैक्टर और इसमें आता है कि करंट गेन, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। ये आपने अभी देखा भी था, पहले भी हमने निकाला था इसको, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर मतलब इनपुट अपॉन आउटपुट, वो आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट क्या है, डेल्टा आई सी, इनपुट क्या है, डेल्टा आई ई। इसका रेशियो, तो अगर आप इसका रेशियो देखें तो लगभग 0.9899 या इस रेंज में, या इस रेंज में आपको ये अल्फा की वैल्यू मिलेगी। तो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में अल्फा का मान डेल्टा आई सी अपॉन आई होता है, और ये लगभग एक से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया है। अब इसमें आपने ये जान लिया है कि इनपुट इनपुट प्रतिरोध कम, आउटपुट प्रतिरोध ज़्यादा होता है। ठीक है, करंट गेन जो है आपका लगभग यूनिटी होता है। करंट गेन मतलब ये करंट गेन है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, करंट गेन लगभग यूनिटी होता है। ठीक है, वोल्टेज जरूर आपका एम्पलीफाई हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए उम्मीद है। और इसमें आप क्या जान गए हैं, अर्ली इफेक्ट भी जान गए हैं। तो 3 पैरामीटर आप जान गए हैं, उसके अलावा अर्ली इफेक्ट जान गए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अर्ली इफेक्ट मेरे ख्याल से आप जान गए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। तो आपने 4 चीज़ें इसमें जान ली हैं, इनपुट प्रतिरोध, आउटपुट प्रतिरोध, और अर्ली इफेक्ट, और अल्फा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।